इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अस्थमा को बिना मेडिसिन या बिना इनहेलर के कैसे ठीक करें। जैसा कि हम जानते हैं, अस्थमा एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है जिसमें कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है हमारे एयरवेज का। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को अस्थमा अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ लोगों को ट्रिगर्स या अस्थमा के अटैक आते हैं और कुछ लोगों को परसिस्टेंट सिम्टम रहते हैं। इसके लिए उनको लगातार इनहेलर थेरेपी का उपयोग करना होता है। इनहेलर थेरेपी के साथ साथ अस्थमा में कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी अवेलेबल हैं। आज हम उनकी बात इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसके पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि अस्थमा का वर्डन कितना है, कितने लोग अस्थमा से ग्रसित हैं। तो अगर 2019 की बात करें तो 262 मिलियन पीपल्स अस्थमा से अफेक्टेड थे। इंडिया में अस्थमा 2 से 2.5 दैट इज 2 to 2.5% पॉपुलेशन अस्थमा से अफेक्टेड है। और बच्चों में होने वाली अस्थमा मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज है। ये उन लोगों के लिए है जिनका अस्थमा अभी डायग्नोस नहीं है लेकिन उनको कुछ हेल्थ से रिलेटेड इशू होते हैं। तो इनको समझें अस्थमा के सिम्टम क्या है, और अगर ये सिम्टम आपको हैं तो अपने डॉक्टर को दिखाएं और अस्थमा का डायग्नोसिस कंफर्म करें। तो पहला सिम्टम जो अस्थमा के मरीजों में देखने को मिलेगा वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसका मतलब ये होता है कि अस्थमा के मरीज सामान्य लोगों की अपेक्षा कम काम कर पाते हैं या जल्दी थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है, उनको चेस्ट में टाइटनेस रहती है, खांसी होती है, वीजिंग होती है। वीजिंग का मतलब होता है छाती से सीटी की आवाज आती है। ये सीटी की आवाज रात में ज्यादा सुनाई देती है। जब अस्थमा का मरीज सोता है तो उसके जो घर के लोग हैं वो उस आवाज को, उस कमरे में जो उसके घर के लोग हैं, उनको सीटी की आवाज अच्छे से सुनाई देती है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, कफ एंड वीजिंग अगर ये सिम्टम हैं तो आपको अस्थमा हो सकता है। ये अस्थमा के लिए उपयोग होने वाली दवाइयों के कुछ नाम हैं। आज हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिगर्स, टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स एंड टू अवॉइड देम। जैसा कि हम जानते हैं कि अस्थमा की बीमारी और एलर्जी, इन दोनों का कुछ कुछ कनेक्शन होता है। जो लोगों को एलर्जी रहती है, मौसम बदलने पर ज्यादा छींक आती है या कुछ चीजों के एक्सपोजर से उनको ज्यादा छींकें आती हैं, इसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, ऐसे लोगों को अस्थमा होने की संभावना ज्यादा होती है। तो हमें ये पता करना होगा कि वो ट्रिगर्स क्या हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, हमारे घर में भी हो सकते हैं, हमारे गार्डन में हो सकते हैं। तो ये जो ट्रिगर्स हैं वो एलर्जन होते हैं, इरिटेंट होते हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं। पहले एक एक करके बात करते हैं। पहला एलर्जेंस है। एलर्जेंस हो सकते हैं पॉलन्स, जो परागकण होते हैं पौधों के, वो पॉलन्स होते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल पॉलन्स को लेके एलर्जिक होते हैं। पोलन के एक्सपोजर पर उनका अस्थमा उखड़ जाता है या कहें अस्थमा का अटैक आता है या उनके जो लक्षण हैं वो बढ़ जाते हैं। तो पॉलन्स होता है, डस्ट माइट होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब अपन घरों में बहुत लंबे समय तक सफाई नहीं करते हैं तो डस्ट इकट्ठी हो जाती है, और जब अपन सफाई करते हैं उसकी, जैसे पुरानी किताबें अगर अपन पढ़ते हैं या कुछ फाइल्स रखी हैं उनको अपन क्लीन करते हैं, तो उससे जो डस्ट एक्सपोजर होता है उससे भी अस्थमा की सिम्टम, अस्थमा के लक्षण बढ़ जाते हैं, अस्थमा का अटैक आने की संभावना होती है। तो ये एलर्जन होते हैं। कुछ पेट होते हैं घरों में, उन पेट्स के जो फर होते हैं या पेट्स के लिए यूज होने वाले कुछ कुछ सामान होते हैं, वो उनसे भी कुछ लोगों में एलर्जी देखी गई है। दूसरा होता है इरिटेंट। इरिटेंट स्मोकिंग से होता है या स्मोकिंग वाले इन्वायरमेंट में बैठने से, जब स्मोक एयरवेज में जाता है उससे भी अस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है पॉल्यूशन, सिटी पॉल्यूशन। अगर पॉल्यूशन बढ़ता है तो अस्थमा का प्रॉब्लम भी बढ़ता है और अस्थमा को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो सीजन पर आते हैं। इसमें इसको अपन वायरल बुखार भी कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों में हमने ऐसा देखा है, जो वायरल इन्फेक्शन है वो अस्थमा के सिम्टम को इंक्रीज कर देते हैं, अस्थमा में ट्रिगर के जैसे काम करते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचना चाहिए। अब इन इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इनको अवॉइड करने के लिए काम करना होगा। तो एलर्जेंस हैं, पोलन ग्रेन्स हैं। अगर आपके आसपास गार्डन है और आपको लगता है कि गार्डन में जाने से आपके अस्थमा के लक्षण बढ़ते हैं, तो आप गार्डन में जाना अवॉइड कर सकते हैं, आप दूसरी जगह वॉक के लिए जा सकते हैं। इरिटेंट है, आप स्मोकिंग बंद करें, या जो स्मोकिंग जहां हो रही है या आपका फ्रेंड स्मोकिंग कर रहा है तो आप उसको मना करें या उस एनवायरनमेंट में ना जाएं। पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन सिटी के पॉल्यूशन, अगर आप सिटी चेंज नहीं कर सकते तो आप ऐसी जगहों में रह सकते हैं सिटी में जहां कम पॉल्यूशन होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात अगर होती है तो जिन लोगों को वायरल फीवर है उनसे आप दूर रहें, या फिर
अगर जाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो, आपके ऑफिस में किसी को वायरल फीवर है, तो आप मास्क का उपयोग करें उनसे बात करते हुए। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात अपन कोविड में करते थे, उसका भी पालन कर सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए। दूसरा होता है ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग टेक्निक्स, इसमें रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक होता है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में सबसे आसान तरीका ये है कि 4 सेकंड के लिए इनहेलेशन करना है, सांस अंदर भरना है। उसके बाद ये देखते हुए सांस अंदर लेनी है कि आपका पेट बाहर की तरफ आए, और सांस छोड़ना है 6 सेकंड के लिए। और इसमें एक्सप्रेशन में सांस छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ आए। इस प्रक्रिया को बार बार रिपीट करना है। इससे हमारी डायफ्रामेटिक मसल स्ट्रांग होती है। दूसरा होता है इसमें पर्स्ड लिप ब्रीदिंग एंड नेजल ब्रीदिंग। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि डीप ब्रीदिंग करना है और होठों को बंद रखते हुए सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। इससे भी जो एल्वुलाई हैं वो ओपन अप होती हैं। और थर्ड है नेजल ब्रीदिंग। नेजल ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग का एक पार्ट है। इसमें नाक से ही अपन को सांस लेना है, अंदर होल्ड करना है जितना अपन कर सकते हैं, गहरा सांस लेना है और सांस छोड़ना है। इसके अलावा वॉकिंग, स्विमिंग एंड योगा, इन तकनीकों को अपनाकर हम रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं और एल्वुलाई को, जो क्लोज्ड एल्वुलाई हैं जहां से गैस एक्सचेंज होता है, उनको ओपन अप कर सकते हैं। The next important thing is diet. Maintaining a healthy diet can lead to symptom control of asthma. तो डाइट में हमें क्या लेना चाहिए, एक अस्थमेटिक मरीज को क्या डाइट लेना है? इसमें विटामिन ए, सी और डी महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं जो अस्थमेटिक्स को लेना होता है। तो फ्रूट्स की अगर अपन बात करें तो कौन से फ्रूट लेना लाभकारी होगा? तो इसमें आंवला, नींबू और लेमन, ऑरेंज, या जो खट्टे फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, वो अपनी डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा होता है वेजिटेबल्स। तो हरे पत्तेदार सब्जियां अपन जैसा जो हेल्दी डाइट का पार्ट है, वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। होल ग्रेन्स यूज करना चाहिए और लीन प्रोटीन्स यूज करना चाहिए। तो अगर इन इन चीजों को अपनी डाइट में सम्मिलित करते हैं तो अस्थमा के सिम्टम को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। दूसरा होता है अवॉइड करना है ट्रिगर्स को, फूड ट्रिगर्स को। कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन को लेके या कुछ पर्टिकुलर फूड को लेके एलर्जिक होते हैं। जैसे पीनट प्रोटीन है, पीनट है, तो कुछ लोग पीनट के लिए एलर्जिक होते हैं और पीनट खाने से उनके सिम्टम बढ़ जाते हैं, तो उसको अवॉइड करना है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू आइडेंटिफाई द फूड विच इज कॉजिंग मोर सिम्टम और नेक्स्ट टाइम से उसको अवॉइड करना है। तो दिस इज अबाउट डाइट। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज ओमेगा 3 फैटी एसिड दैट इज सीन increased consumption of omega 3 fatty acid will lead to symptom control. तो ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में पाया जाता है? फिश में, अखरोट में, फ्लैक्स सीड्स में। और विटामिन सी रिच फ्रूट की बात अभी अपन ने करी, सिट्रस फ्रूट, बेरीज, लीफी ग्रीन्स। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रेसर फॉर दैट थिंग। सो माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, engaging in hobbies or activities that promote relaxation, all these things will lead to symptom control. Seeking support from friends, family or professional counselor to cope with the stress. तो important ये है कि स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना और स्ट्रेस से दूर रहना। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए प्रोफेशनल्स की हेल्प ली जा सकती है, या सेल्फ मेडिकेशन, योगा कर सकते हैं, या वो एक्टिविटी, वो हॉबीज जो हमें अच्छी लगती है। सो दैट ऑल विल लीड टू डिक्रीज स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मैनेज अस्थमा। नेक्स्ट है हर्बल एंड नेचुरल रेमेडीज। हर्बल और नेचुरल रेमेडीज लाइक जिंजर, टर्मरिक एंड मुलेठी, इनका भी रोल है अस्थमा सिम्टम कंट्रोल में। इंडोर एयर क्वालिटी, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टू पॉल्यूशन, द इंडोर एयर क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोर एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आजकल हम हेपा फिल्टर रिकमेंड करते हैं। हेपा फिल्टर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दे आर वेरी गुड एंड दे विल रेगुलरली क्लीन द इंडोर एयर। दूसरा, अगर ये हेपा फिल्टर यूज नहीं कर पा रहे हैं तो जो हमारे रूम है वो दे शुड बी वेल वेंटिलेटेड और रूम्स को क्लीन रखना है, एंड दैट हैज टू बी फ्री फ्रॉम एलर्जेंस आल्सो। क्लीन करने के लिए जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं या जो केमिकल क्लीनर्स यूज करते हैं, दे शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग, दे शुड बी माइल्ड। एंड एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर, उन सब में इरिटेंट होते हैं और वो सब हमें अपने जो टॉलरेट कर सकते हैं वही यूज करना है। कभी कभी रूम फ्रेशनर कैन ऑल्सो लीड टू सिम्टम वर्शनिंग।
दूसरा है जो ह्यूमिडिटी होती है या जो बारिश के मौसम के बाद दीवारों में सीलन आती है, उसमें फंगस जमा होता है और फंगस से सिम्टम इंक्रीज होते हैं। तो फंगस को हम ठीक कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इज वेट मैनेजमेंट। तो मेंटेनिंग weight within acceptable limit is also extremely important to manage अस्थमा। तो इसमें करना होगा, अस्थमा मैनेजमेंट के लिए जो ओबीज हैं उनको डाइट और एक्सरसाइज अडॉप्ट करना होगा। डाइट विच इज रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लेस जंक फूड्स। एंड एक्सरसाइज में वो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, केवल वॉक भी कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक में ये ध्यान रखना है कि थोड़ा पसीना आना चाहिए और हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। ये करने से उनका वेट मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है और इन चीजों से वेट मैनेज नहीं हो रहा है तो इसके लिए मेडिसिन यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिम्टम्स। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक डायरी का उपयोग कर सकते हैं। डायरी में हमें ये लिखना होता है डेट के साथ और समय के साथ कि कब आपको सिम्टम ज्यादा हुए थे। अगर आप इनहेलर्स यूज करते हैं तो आपको ये लिखना है कि आपने कब इनहेलर लिया सिम्टम को कम करने के लिए या रिलीव करने के लिए, कब आपने इनहेलर का उपयोग किया। डायरी में ये भी लिखा जाता है कि किस वजह से आपको आपको क्या लगता है कि सिम्टम किस वजह से आपके बढ़े। कोई चीज खाने से बढ़े या किसी कोई स्प्रे किया, परफ्यूम लगाया या रूम फ्रेशनर यूज किया या आप किसी गार्डन में घूमने गए या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे गए, तो वो आपको उसमें नोट करना है और नेक्स्ट टाइम आपको आपको ये देखना है कि आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो अभी हम ये देखा कि कैसे ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना और उसको अवॉइड करना, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ अस्थमा मैनेजमेंट। इसके अलावा डाइट, हेल्थ में वेट मैनेज करना, दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।